अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। आगे क्या होने वाला है सीरीज में आज के अंक के साथ मैं हूं आपके साथ शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल अखंड मंथन। आज के अंक में देखिए, ईरान, इजराइल, लेबनान और हिजबुल्लाह के बीच संसार को युद्ध में झोंकने की कैसी तैयारी, कैसा षड्यंत्र रचा जा रहा है और इस षड्यंत्र से आप सभी अनजान हैं। वैसे 2 दिन पहले हमने आपको अमेरिका के ज्योतिषवेत्ता ब्रैंडन बिग्स की उस भविष्यवाणी से अवगत कराया था जिसमें उन्होंने कहा था कि संसार में 6 स्थानों पर 6 लोगों के द्वारा संसार भर को तबाह करने का एक ऐसा षड्यंत्र रचा जा रहा है जिससे संसार के आम लोग अनजान हैं और वे नहीं जानते कि ये 6 लोग कैसे पूरी धरती को तबाह करने की बड़ी खतरनाक प्लानिंग कर रहे हैं। आप इन भविष्यवाणियों को हल्के में ना लें क्योंकि इस षड्यंत्र का 90% हिस्सा पूरा हो चुका है। 10% समय और अवसर को लेकर के छोड़ा गया है और वह समय और अवसर जैसे ही प्राप्त होगा इस षड्यंत्र का 100% काम पूरा हो जाएगा। वैसे उसके बाद जो होगा वो आपके सामने होगा। फिलहाल ईरान और इजराइल के बीच अभी बड़ा हमला तो रुका हुआ है, लेकिन ईरान प्रॉक्सी वार इजराइल के साथ रविवार से ही आरंभ कर चुका है, जब इजराइल द्वारा आत्मरक्षा का हवाला देते हुए हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हवाई हमले सुबह सुबह ही आरंभ कर दिए गए थे। वहीं इसके उत्तर में हिजबुल्लाह ने भी हमला किया। अब इजरायली रक्षा बलों ने आरोप लगाया है कि हिजबुल्लाह ने 90% रॉकेट लेबनान में नागरिक आबादी वाले इलाकों और नागरिक सुविधाओं जैसे मस्जिदों, स्कूलों, संयुक्त राष्ट्र परिसरों आदि के पास से दागे थे। इजरायली रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने सोमवार को अमेरिकी सेना के प्रमुख संयुक्त चीफ ऑफ स्टाफ जनरल चार्ल्स ब्राउन से रणनीतिक मुद्दों पर चर्चा की है। बता दें, ब्राउन इजराइल में आधिकारिक दौरे पर आए हुए हैं। वैसे इजराइल अमेरिका के साथ अब उस रणनीति पर गंभीरता से चर्चा कर रहा है जिसमें हमास जैसे आतंकी संगठन को पूरी तरह से जड़ से साफ कर दिया जाए। इजराइल हमास द्वारा अपने बंधकों की रिहाई के लिए भी अब एक अलग ही राह पर चलने वाला है। वैसे ईरान और इजराइल के बीच युद्ध आरंभ होने में हो रही देरी के पीछे क्या कारण है, इसके बारे में हम थोड़ी देर में आपको बताते हैं। लेकिन अभी फिलहाल इजराइल और लेबनान के हिजबुल्लाह के बीच ताज़ा झड़पों के बाद प्रश्न उठ रहा है कि क्या दुनिया एक और विश्व युद्ध की ओर आगे बढ़ रही है। गाजा में हमास से युद्ध के बीच इजराइल ने जिस तरह से नया मोर्चा खोलने का प्रयास किया है, उसके बाद से चर्चा है कि मध्य पूर्व एक व्यापक संघर्ष की ओर बढ़ रहा है। हालात ऐसे बन गए हैं कि देर सवेर ईरान और उसके सहयोगी इस संघर्ष में सम्मिलित हो जाएंगे, लेकिन कब? आइए जानते हैं कि हमास नेता इस्माइल हानिया की तेहरान में हुई हत्या के बाद ईरान ने जो कस्में खाई थीं उस पर क्या हो रहा है। हमास नेता इस्माइल हानिया की तेहरान में हत्या के बाद से ही मध्य पूर्व एशिया पर जंग के बादल मंडराने लगे हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई समेत कई फौजी कमांडर हानिया की हत्या का बदला लेने की सार्वजनिक कसम भी खा चुके हैं। युद्ध की आशंकाओं के बीच अमेरिका ने अपने बड़े सैन्य बेड़े और युद्धक विमानों का रुख मध्य पूर्व की ओर कर दिया है। समाचार है कि रूस, लेबनान, इराक और सीरिया भी संभावित युद्ध की तैयारियों में जुटे हैं। वैसे इस्माइल हानिया की हत्या को करीब 1 महीना बीत चुका है। इस बीच लेबनान में लड़ाई का नया मोर्चा खुलने से नई आशंकाएं जन्म ले रही हैं। हिजबुल्लाह का कहना है कि उसने अपने कमांडर फुआद शुक्र की मौत का बदला लेने के लिए इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर हमला कर दिया है। इधर इजराइल का दावा है कि उसने हिजबुल्लाह का बड़ा हमला टाल दिया है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि 100 से अधिक विमानों ने लेबनान में हिजबुल्लाह नेटवर्क को निशाना बनाया है। इस तनातनी के बीच अमेरिका, मिस्र समेत इजराइल के सहयोगी देश युद्ध ना फैलने देने की कवायद में जुट गए हैं, लेकिन क्या वो ईरान और उसके सहयोगियों को रोक पाएंगे? हमास की राजनीतिक शाखा के प्रमुख इस्माइल हानिया की हत्या ईरान के लिए एक बहुत बड़ी घटना थी। ईरान की राजधानी तेहरान के अति सुरक्षित इलाके में उसने एक वीवीआईपी मेहमान को जिस तरह से मार गिराया, वह उसकी सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। ईरान ने इसे अपनी चूक माना है। इस बीच कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। इनमें से कई गिरफ्तारियां घटना की जिम्मेदारी तय करने और पूछताछ के सिलसिले में की गई हैं। फिर भी तेहरान में सरकारी सूत्र बता रहे हैं कि पकड़े गए लोगों में सुरक्षा एजेंसियों के लोग सम्मिलित हैं।
ईरान मानकर चल रहा है कि इजरायली खुफिया एजेंसी ने ईरान में ही मौजूद अपने एजेंटों का प्रयोग इस्माइल हानिया को मारने के लिए किया है। इनमें आतंकी संगठन मुजाहिदीन ए खल्क और जैश-ए-अदल के अलावा कुर्दिश विद्रोहियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। इस्माइल हानिया की हत्या न सिर्फ ईरान बल्कि हमास और हर उस देश के लिए झटका है जो फ़लस्तीन समस्या का शांतिपूर्ण समाधान चाहते हैं। हाल के दिनों में अमेरिका के अलावा चीन, कतर और पर्दे के पीछे से ईरान भी फ़लस्तीन समस्या का एक राजनीतिक समाधान खोजने के प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए फ़लस्तीन की दो बड़ी सियासी ताकतों हमास और फतह को एक मंच पर लाने की प्रयास किए जा रहे हैं। फिलहाल हमास की राजनीतिक शाखा के प्रमुख की हत्या हुए अब 1 महीने का समय बीत चुका है। इससे थोड़ा ही कम समय उस बात को हुआ है जब ईरान के सर्वोच्च नेता ने उनकी मौत का बदला लेने का आदेश अपने कमांडरों को दे दिया था। उसके बाद से ईरान इस मुद्दे पर कुछ भी बोल नहीं रहा है। उसकी सेनाएं अलग अलग क्षेत्रों में सैन्य अभ्यास तो कर रही हैं। मिसाइलों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की तैनाती को लेकर भी तमाम चर्चाएं चल रही हैं। ईरान ने अपने सहयोगी देशों और हमास, हिजबुल्लाह, अंसारुल्लाह और इराकी कतायब हिजबुल्लाह के साथ बैठकें की हैं, लेकिन वो ये नहीं बता रहा है कि वह बदले में कैसी कार्रवाई करने जा रहा है। इससे पहले सीरिया में अपने दूतावास पर हमले के बाद ईरान ने इजराइल की तरफ मिसाइल और ड्रोन दागे थे। इससे अनुमान लगाया जा रहा था कि ईरान इस बार भी कुछ वैसा ही करेगा, लेकिन अब तक कुछ ऐसा हुआ नहीं है। आखिर ईरान में क्या चल रहा है? ईरान की रणनीति क्या है? क्या ईरान इस बार इजराइल पर सीधा हमला करेगा? लोगों के मन में ऐसे प्रश्न उठते रहे हैं। अमेरिका कई बार ईरान की ओर से इस तरह की कार्रवाई की आशंका भी व्यक्त कर चुका है। वहीं अमेरिकी रणनीतिकारों का मानना है कि इजराइल ने इस बार जो किया है उसके बाद ईरान का हमला होना तो तय है। इस आशंका से इजराइल में भी लोग परेशान हैं। लोग बंकरों में शरण ले रहे हैं। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सार्वजनिक मौजूदगी में भी अब कमी देखी जा रही है। उत्तरी इजराइल में मौत का खौफ काफ़ी अधिक बढ़ रहा है। ये क्षेत्र हिजबुल्लाह के हमलों की सीमा में आता है। समाचार है कि इजराइल के उत्तरी क्षेत्र में सीमा के अंदर का करीब 40 किलोमीटर का क्षेत्र लोगों से अब खाली करा लिया गया है। स्थानीय निकाय आरोप लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री को केवल तेल अवीव की चिंता है। हिजबुल्लाह के ताज़ा रॉकेट हमलों से पहले भी तेल अवीव में ड्रोन से हमला हो चुका है। इसकी जिम्मेदारी यमन के हूतियों के संगठन अंसारुल्लाह ने ली थी। इससे पहले ईरानी मिसाइल ने एक सैन्य अड्डे को नुकसान पहुंचाया था। अमेरिका और इजरायली रणनीतिकार मान रहे हैं कि पूरा इजराइल ईरानी मिसाइलों की सीमा में आ रहा है। हमास के हमलों के बाद इजराइल के अभेद्य होने का जो भ्रम था वो भी अब टूट चुका है, लेकिन ईरान शायद इस विकल्प पर विचार नहीं कर रहा है। ईरान पिछले करीब 45 साल से अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के आर्थिक पाबंदियों को झेल रहा है और हाल के वर्षों में ये पाबंदियां और भी सख्त हो गई हैं। ऐसे में ईरान के लिए ये युद्ध लड़ना इतना सरल भी नहीं होगा जितना कि आपको दिखाई दे रहा है। ईरान सीमित हमले कर सकता है, लेकिन उसके बाद पूरे युद्ध को रोक पाना शायद उसके बस में ना रहे। ऐसे में ईरान के पास विकल्प क्या हैं? क्या सीधे युद्ध में जाए बिना ईरान इजराइल और अमेरिका को अधिक नुकसान पहुंचाने की स्थिति में है? पिछले 15-20 दिनों में जिस तरह से ईरानी हमले के डर से इजराइल की आर्थिक गतिविधियां ठप पड़ी हैं, उससे अच्छा खासा आर्थिक नुकसान होता हुआ देखा जा रहा है। ये एक तरह से बिना लड़ाई के इजराइल को आर्थिक झटका देने जैसा है। ताज़ा झड़पों से इजराइल की मुश्किलें तो बढ़ेंगी, क्योंकि लोग अब नेतन्याहू की क्षमताओं पर भी प्रश्न उठाने लगे हैं। हमास की ओर से बंधक बनाए गए लोगों के परिजन पहले से ही उनसे नाराज चल रहे हैं। वो नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन भी कर रहे हैं। इजराइल पर युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। इसलिए यूक्रेन की लड़ाई से इजरायली और अमेरिकी प्रॉक्सी वापस बुलाए जा रहे हैं। रणनीतिक तौर पर अमेरिका और उसके सहयोगी इसे बड़ा नुकसान मान रहे हैं। ये स्थिति रूस के लिए बहुत फायदेमंद है। इसलिए रूस मध्य पूर्व में तनाव चाहता है, जिससे यूक्रेन में उसका काम आसान हो जाए। ईरान इस स्थिति को समझ रहा है। उसका प्रयास है कि इजराइल इसी डर में रहे। इस बीच अगर उसे अवसर मिलता है तो उसके खुफिया एजेंट इजरायली टारगेट सेट करके अपना मिशन पूरा कर लेंगे। अगर बात यहाँ नहीं बनती है तो रूस और हिजबुल्लाह को मिसाइल, ड्रोन और दूसरे हथियार दिए जाएंगे ताकि लड़ाई उसकी सीमाओं से दूर रहे और इजराइल को वो भी
अधिक नुकसान वो पहुंचाया जा सके। इन सब के बीच अगर तनाव और बढ़ता है तो ईरान इसे कुछ दिन तक लड़ाई में परिवर्तित नहीं करेगा, लड़ाई आरंभ नहीं करेगा। इसका सबसे बड़ा कारण ये है अरबईन। 10 मुहर्रम यानी आशूरा के ठीक 40वें पर दुनिया भर से करीब 2 करोड़ शिया इराकी शहर करबला में जमा होते हैं। पाकिस्तानी और ईरान के श्रद्धालु पैदल और बसों से करबला जाते हैं। ऐसे में जब लाखों लोग सड़कों पर हों तो कोई भी देश युद्ध का जोखिम मोल लेना नहीं चाहेगा। संभवतः इसी स्थिति में हमारे पहले प्रश्न का उत्तर छिपा है। जब तक अरबईन के लिए करबला गए लोग घर नहीं लौट आते तब तक ईरान किसी भी उकसावे में नहीं आएगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि मध्य पूर्व में बड़ा युद्ध टला नहीं था, बस कुछ दिन आगे खिसक गया था। इस बीच दोनों पक्षों ने अपनी सुरक्षा के इंतजामों को चाक चौबंद तो कर ही लिया है। ऐसे में ये दावा गलत नहीं है कि अगर ईरान हमला नहीं करता है तो इजराइल पहल कर देगा। इजराइल और नेतन्याहू के विकल्प अब लगातार कम होते जा रहे हैं। लेबनान में ताज़ा संघर्ष इस ओर संकेत कर रहा है। हमास के साथ इस संघर्ष को 1 वर्ष होने वाला है। हिजबुल्लाह लगातार नुकसान पहुंचाता जा रहा है। अब अगर ईरान सैन्य सहायता बढ़ाता है, रूसी हथियार ईरान या लेबनान पहुंचते हैं तो इजराइल के लिए अगले कुछ दिन निर्णायक हो सकते हैं। इस संघर्ष के समाप्त होने तक मध्य पूर्व के नक्शे में कुछ बड़े बदलाव हो जाएं तो हैरत नहीं होगी। अंत में दुनिया या तो स्वतंत्र फिलिस्तीन देखेगी या फिर ग्रेटर इजराइल की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सच साबित हो जाएगी। वैसे ऐसा लग रहा है कि इजराइल मानने वाला तो है नहीं। पहले उसने हमास को नेस्तनाबूद किया और अब लग रहा है कि वो हिजबुल्लाह को किसी भी सूरत में बख्शने वाला नहीं है। ईरान की शह पर हिजबुल्लाह इजराइल पर हमले की तैयारी में ही था कि इजराइल ने बड़ा हमला बोल दिया। इजराइल ने 100 फाइटर जेट लेबनान पर दाग दिए हैं। इसके जवाब में लेबनान ने भी बड़ा पलटवार किया है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। वास्तव में हुआ ये कि लेबनानी चरमपंथी समूह हिजबुल्लाह ने रविवार सुबह घोषणा की कि उसने बेरूत में उसके एक कमांडर की हत्या का बदला लेने के लिए बड़ी संख्या में ड्रोन दागकर इजराइल पर हमला कर दिया है। हिजबुल्लाह ने कहा कि यह हमला एक अहम इजरायली सैन्य स्थल को निशाना बना करके किया गया है, जिसकी घोषणा बाद में की जाएगी, और साथ ही दुश्मन के कई स्थलों और बैरकों और आयरन ड्रोम मंचों को भी निशाना बनाया गया है। उसने कहा कि ये हमले पिछले महीने बेरूत के दक्षिणी उपनगरों में हुए हमले के समूह के शीर्ष कमांडर फौज शुकुर की हत्या के जवाब में किए गए हैं। लेकिन इससे पहले इजरायली सेना ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले किए। इजराइल की ओर से कहा गया कि सेना ने शिया मिलिशिया हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाकर रविवार तड़के लेबनान में हवाई हमले किए। इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने घरेलू मोर्चे पर विशेष स्थिति की आपातकालीन घोषणा कर दी है। इन हमलों के कारण क्षेत्र में व्यापक पैमाने पर युद्ध छिड़ने का संकट और भी बढ़ गया है, और इससे गाजा में युद्ध विराम समझौते के प्रयास भी अब विफल होते दिख रहे हैं, जहां फलस्तीनी समूह हमास के विरुद्ध इजराइल का करीब 10 महीने से युद्ध चल रहा है। रविवार को दिन में ऐसा प्रतीत हुआ कि दोनों पक्षों के बीच गोलीबारी बंद हो गई और दोनों पक्षों ने अपने हमलों को सैन्य ठिकानों तक ही सीमित कर दिया है, लेकिन स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। अभी ये पता नहीं चल पाया है कि हमलों में जान माल का कितना नुकसान हुआ है। इजरायली सेना ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि हिजबुल्लाह इजरायली क्षेत्र की ओर मिसाइल और रॉकेट दागने की तैयारी कर रहा है, और इसके कुछ देर बाद ही हिजबुल्लाह ने रविवार सुबह घोषणा की कि उसने बेरूत में उसके शीर्ष कमांडर फौज शुकुर की हत्या का बदला लेने के लिए बड़ी संख्या में ड्रोन दागकर इजराइल पर हमला कर दिया है। ये हमले ऐसे समय में किए गए हैं जब मिस्र हमास के विरुद्ध इजराइल के युद्ध को समाप्त करने के लिए नए दौर की वार्ता की मेजबानी कर रहा है। हिजबुल्लाह ने कहा है कि गाजा में युद्ध विराम समझौता होने पर वह युद्ध रोक देगा। ईरान हमास और हिजबुल्लाह के अलावा सीरिया, इराक और यमन में भी चरमपंथियों का समर्थन करता है, जिनके व्यापक संघर्ष में शामिल होने की आशंका है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक कैबिनेट बैठक की शुरुआत में कहा कि सेना ने उत्तरी इजराइल को निशाना बनाकर दागे गए हजारों रॉकेट नष्ट कर दिए हैं, और उन्होंने नागरिकों से होम फ्रंट कमांड के निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया है। इस युद्ध के कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर इस समय वायरल हो रहे हैं। उधर लेबनान में इजरायली हवाई हमलों के बाद तेल अवीव के बाहर स्थित इजराइल के बेन गुरियन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आने वाली उड़ानों का मार्ग रविवार को बदल दिया गया, और अन्य विमानों के उड़ान भरने में भी देरी हुई है। इजराइल के हवाई अड्डा प्राधिकरण ने बताया कि स्थानीय समयानुसार सुबह 7 बजे उड़ानों का परिचालन बहाल हो गया है। इजराइल के होम फ्रंट कमांड ने
उत्तरी इजराइल में अलर्ट का स्तर बढ़ा दिया है तथा लोगों को आश्रय स्थलों के पास रहने के लिए कहा है। इजराइल इन दिनों दो तरफा युद्ध लड़ रहा है। हमास के साथ साथ अब आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के खिलाफ भी उसने मोर्चा खोल दिया है। हिजबुल्लाह के दागे गए रॉकेटों का उत्तर देते हुए इजराइल ने साउथ लेबनान में बमों की वर्षा करके जमकर तबाही मचाई है। इसमें इजराइल के राम ने उसका जमकर साथ दिया है। दरअसल इजरायली एयरफोर्स के पास खास फाइटर जेट्स F-15I RAAM हैं। इजराइल इन्हीं फाइटर जेट्स का इस्तेमाल हिजबुल्लाह के खिलाफ किया है। इन फाइटर जेट्स को अमेरिकन कंपनी ने बनाया है। असल में इन फाइटर जेट्स का नाम F-15 ईगल है, जिसमें से इजराइल ने ईगल को हटाकर अपना नाम राम दे दिया है। खास बात यह है कि ये फाइटर जेट गाजा में भी तबाही मचा चुका है। वैसे इजराइल F-15 राम की क्या विशेषता है ये हम आपको बताते हैं। तो इस फाइटर जेट में JDAM नाम की एक विशेष तरह की टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है और इसमें मार्क 82 हम लगाए गए हैं। JDAM का मतलब है ज्वाइंट डायरेक्टर अटैक म्यूशन। इस टेक्नोलॉजी के सहारे बम को सटीक स्थान पर टारगेट किया जाता है और इसका निशाना कभी चूकता नहीं है। इजराइल ने नाम दिया है राम, जिसका मतलब है थंडर। इस फाइटर जेट की लंबाई 63.9 फीट और ऊंचाई 18.6 फीट है। तो दर्शकों, आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से इस समय जो इजराइल दो मोर्चों पर युद्ध लड़ रहा है। एक युद्ध को 10 माह हो चुके हैं और दूसरे युद्ध का मोर्चा भी अब खुल चुका है। इससे आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि संसार में तीसरे विश्व युद्ध का जो पूरी तरह से आरंभ है वो बहुत ही शीघ्र हो सकता है, कभी भी हो सकता है और आपको इसकी जानकारी समाचारों के माध्यम से मिल ही जाएगी। हमारा प्रयास ये है कि जो भविष्यवाणियाँ हम आपको दिखाते हैं वो वास्तविकता के धरातल पर किस प्रकार से सत्य होने जा रही हैं। इसी कारण से हमने ये कार्यक्रम आरंभ किया है आगे क्या होने वाला है सीरीज़, और इसके अंतर्गत हम आपको वर्तमान में जो घटनाएं घट रही हैं उससे आपको अवगत करा रहे हैं कि जो भविष्यवाणियाँ की गई हैं वो भी उसी तरफ जा रही हैं जो कि इस समय वर्तमान संसार में स्थितियां दिखाई दे रही हैं। तो आप अक्सर हम पर ये आरोप लगाते हैं कि जो हम कह रहे हैं वो सत्य नहीं हो रहा है। विनाश के सत्य को ना ही हो, यही आप भी कामना करें, यही हम भी कामना करते हैं। लेकिन जो पहले कहा गया है और जो अब हो रहा है, इन दोनों ही घटनाओं को बताना हमारा उत्तरदायित्व है और हम अपना ये उत्तरदायित्व निभा रहे हैं। यदि आप भी किसी ऐसी भविष्यवाणी को हमारे पास भेजना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम इस पर कार्यक्रम करके आपके समक्ष प्रस्तुत करें, तो इसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7905414965 पर हमें संदेश दे सकते हैं। यही हमारा टेलीग्राम नंबर भी है। यदि अधिक विस्तृत कंटेंट है तो आप हमें टेलीग्राम पर भी ये मैसेज दे सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए हमें अनुमति दें। धन्यवाद, नमस्कार।